Good morning students, how are you all? I hope you all are doing great. In this video we are going to discuss the Indian Constitution. Class 8 Civics Chapter number 1 the Indian Constitution. आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत का संविधान यानी भारत का जो संविधान है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बुक है यानी कि जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हैं। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन दैट डिटरमाइन हाउ अ कंट्री इज़ रन। यानी कि एक बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उस बुक में सारा कुछ लिखा गया है कि सिटीजन्स जो हम लोग हैं, हम जो नागरिक हैं, उनके क्या अधिकार है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे रूल्स बनाएगी, कौन डिसीजन लेगा, किसके पास पावर है। जो देश को चलाने के लिए एक पूरा हमें रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए, वो किस में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसे ही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों दूसरे कंट्रीज से अलग है, ये भी समझने वाले हैं। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे माइंड में एक सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्या है। सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के बाद सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्री को। देखिए, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और उसमें ऐसा कुछ रूल्स नहीं कि 11 प्लेयर्स होना चाहिए, 12 प्लेयर्स होना चाहिए, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कैसे आउट होंगे, कैसे किस तरह से लोग जो प्लेयर्स हैं वो आउट हो सकते हैं, किस तरह से बॉलिंग नहीं करना है। तो जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें भी रूल्स चाहिए, हमें रेगुलेशंस चाहिए, वरना क्या होता है कि झगड़े होने लगते हैं, वो कहता है नहीं मैं आउट नहीं हुआ हूँ। तो कुछ रूल्स हमें चाहिए उस गेम को खेलने के लिए, उस गेम को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ रूल्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि वॉलीबॉल हम खेलते हैं तो उसमें भी उसको भी खेलने के लिए कुछ रूल्स चाहिए। तो कोई भी गेम खेलने के लिए रूल्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम उस गेम को खेलते हैं। तो जब कोई गेम खेलने के लिए हमें रूल्स बनानी पड़ती है तो एक एक कंट्री को चलाने के लिए हमें रूल्स और रेगुलेशंस की तो ज़रूरत पड़ेगी, वरना सारे लोग आ जाएंगे और मैं सब लोग कहेंगे कि हाँ मेरे पास पावर है, मेरे पास पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए हमें ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कैसे कंट्री को रन किया जा सकता है, ठीक है। इसी वजह से अब हम समझेंगे कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम 4 तरह से समझेंगे, 5 पॉइंट से समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत है कोई कंट्री को। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या लिखा हुआ है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब देखिए, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है। हर एक सोसाइटी में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग पहनावे के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, सबके अलग ओपिनियंस होती है, ठीक है। बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं इंडिया में, ठीक है, इवन कहीं भी। तो अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो अब ये इतने सारे लोग हैं, अलग अलग ओपिनियन के लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, तो रूल्स कौन बनाएगा? यानी रूल्स हमें कहाँ से मिलेंगे? कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए ना, कुछ रूल्स होने चाहिए कि हाँ आप किसी के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते, तो कुछ रूल्स होने चाहिए ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हमें रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमें बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा जो कंट्री है वो रन कर सके और जो लोग हैं उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, यानी झगड़े ना हो, ठीक है। और एक और बात ये डिटरमाइन करता है कि ये आइडियल्स को डिटरमाइन करता है, आइडिया को। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि पावर डिवाइड है सेंटर और स्टेट में, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बताता है कि आइडिया क्या होगा, आइडियल्स क्या होगा, यानी कि हमारा जो इंडिया है वो कैसा है। हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसी तरह अगर नेपाल का एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, कोई और कंट्री के, जैसे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता है, यानी राजा का सिस्टम चलता है। तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें ऐसा क्लैरिफाई करता है कि हाँ वो मोनार्की सिस्टम है। उसी तरह इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे डिटरमाइन करता है कि हाँ हमारे पास क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक और बात भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारा आइडियल क्या होगा, यानी कि हमारा जो देश है वो किस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि हमें रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सेकंड पॉइंट है कि नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। जैसे कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डेमोक्रेटिक रूल्स लिखे हुए तो वो
डेमोक्रेटिक कंट्री है। कोई कंट्री होता है जो डिक्टेटरशिप होता है। डिक्टेटरशिप यानी कि जो एक हेड होता है, जैसे कि हिटलर हुआ करता था, ठीक है। जैसे जर्मनी में जो हिटलर था वो डिक्टेटर था, यानी कि वो खुद एक हेड है और कोई नहीं है, वो सिर्फ रूल वही बनाएगा और सप्रेस करता था लोगों को, ठीक है। तो कोई कंट्री होता है डिक्टेटरशिप होता है, ये कैसे पता चलता है? ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। अगर वो अपने लोगों को राइट्स नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो एक डिक्टेटरशिप कंट्री है। कुछ कंट्रीज होते हैं जो मोनार्की सिस्टम चलाते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, ठीक है, जैसे कोरिया हो गया, जापान हो गया। तो यहाँ पे क्या है, मोनार्की सिस्टम चलता है, यहाँ यानी कि यहाँ पे किंग और क्वीन रूल करते हैं, ठीक है। किंग्स और क्वींस रूल करते हैं यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज में, उसे कहते हैं मोनार्की सिस्टम। ये भी हमें कैसे पता चलता है? ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर से पता चलता है, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि हाँ ये कौन सा है, डेमोक्रेटिक वे में है या फिर डिक्टेटर है या फिर मोनार्की है। डेमोक्रेटिक कंट्री होता है जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी जो लीडर्स होते हैं, वहाँ के लोग उसे खुद वोट करके चुनते हैं, वो हो गया डेमोक्रेटिक कंट्री। डिक्टेटरशिप होता है यानी कि जो एक पर्टिकुलर हेड आ गया और कह दिया कि हाँ आपसे मैं तुम्हारा सबसे हेड हूँ, अब तुम लोग शांत रहना, मेरे आगे कुछ नहीं बोल सकते हो, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करते जाओ, तो वो हो गया डिक्टेटरशिप। थर्ड हो गया मोनार्की, यानी राजा वाला सिस्टम, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये सिस्टम चलते आते हैं, तो इसको बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। थर्ड बताता है डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किसके पास पावर है, कौन डिसीजन लेगा, कौन कौन लॉज बनाएगा, कौन कानून बनाएगा, ठीक है। और ये हमारे बिहाफ कौन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि जो हमारे लीडर्स है वो हमारे बिहाफ क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे, हमारे बिहाफ डिसीजन लेंगे कि हाँ ये डिसीजन लेने से सोसाइटी का वेलफेयर होगा, यानी सोसाइटी का अच्छा होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारे लीडर्स है वो मिसयूज कर देते हैं, जो उनके पास पावर है डिसीजन लेने का वो कभी कभी मिसयूज कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है अभी आगे हम समझेंगे, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, हमारे पास कुल 6 फंडामेंटल राइट्स है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो लोग हैं इंडिया के सिटीजन्स, उनको कुछ अधिकार दिए गए कि इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, यानी इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको कोई सिटीजन से छीन नहीं सकता। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हो गया, यानी जो समानता का अधिकार होता है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर सरकार कोई भेदभाव कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो क्या होता है, कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो क्या होता है, मिसयूज करता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। हम फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो भी मिसयूज है वो नहीं कर सकती है, ठीक है। फोर्थ है, इंश्योर करता है कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है, देखिए जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है। चलिए, जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि ज़्यादा रिलीजन हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हिंदू पॉपुलेशन क्या हो गया, ये हो गया मेजॉरिटी, यानी ये ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है इनका। और कम है जैसे मुस्लिम, सिख, ये लोग कम है, जो पॉपुलेशन वाइज देखें तो ये लोग कम है, हिंदू ज़्यादा है। तो कभी क्या होता अगर गवर्नमेंट नहीं होती, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, अगर भारत का संविधान नहीं होता और उसमें लिखा नहीं होता कि आप कोई भी रिलीजन को दबा नहीं सकते, तो क्या होता, हिंदू रिलीजन मुस्लिम रिलीजन को दबाता है, हिंदू रिलीजन किसी और रिलीजन को दबाता, या फिर कोई और कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं अगर हम कोई और कंट्री में, तो वहाँ पे जैसे कि आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, अगर वहाँ पे जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो जो माइनॉरिटी रिलीजन है, यानी जो कम संख्या के जो लोग हैं, जो रिलीजन के लोग हैं, उनको दबाता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बताया गया है कि आप कोई भी रिलीजन को दबा नहीं सकते, सबको अपना रिलीजन को एंजॉय करने का फुल राइट्स है, ठीक है। तो ये भी इंश्योर करता है कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर दबाव ना डाले। तो कौन ये हमें इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। फिफ्थ बताता है कि अगर हमें प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है अगर गवर्नमेंट कोई रॉन्ग डिसीजन ले ले। जैसे कि अगर गवर्नमेंट कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेता है, जैसे गवर्नमेंट कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर गवर्नमेंट बोल दे कि जितने भी मुस्लिम कास्ट के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, फुल रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको जॉब्स दिए जाएंगे, और हिंदूज और जो भी अलग रिलीजन के लोग हैं उनको जॉब नहीं दिया जाएगा, ये ऐसा रूल अगर बना दिया गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो हम क्या कर, तो वो नहीं कर सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती थी, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट किसी के भी खिलाफ रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकते, जो सिटीजन है उनके खिलाफ। तो क्या होता है, हमें प्रोटेक्ट करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट कहीं कोई गलत स्टेप ना ले। जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, जैसे अभी हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी जो इलेक्टर्स है, जो लीडर्स है उन्हें हम खुद चूज करके इलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता कि जो लीडर्स है उन्हें हम चूज नहीं कर पाते, और वो क्या करते हैं, खुद हेड बन जाते हैं और डिक्टेटरशिप ओवरथ्रो कर लेते हैं, यानी कि
डेमोक्रेसी से हटकर डिक्टेटरशिप में उतर जाता है, जैसे कि जर्मनी में हो गया था हिटलर, ठीक है। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ऐसा बिल्कुल हमारी सरकार नहीं कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि हमें क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो पहला है कि ये हमें रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। सेकंड है कि इससे हमें पता चलता है कि जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, यानी कि किस तरह का गवर्नमेंट है यहाँ पे। थर्ड हमें पता चलता है कि किसके पास पावर है डिसीजन लेने के लिए। फोर्थ हमें पता चलता है फोर्थ की जो ज़्यादा पॉपुलेशन के लोग हैं वो कम पॉपुलेशन के लोगों के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो ये फोर्थ। और फिफ्थ है कि हमें प्रोटेक्ट करता है कि कहीं कोई गवर्नमेंट है वो गलत स्टेप ना ले, ठीक। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। नाउ मूव टू दी अनदर टॉपिक। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो हम पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की, अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या खासियत है और क्या क्या इसमें प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया कौन है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स है वो बनाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप थे जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ठीक है। अराउंड 300 प्लस लोग थे जो एक असेंबली बनाए थे, यानी कि 300 प्लस इंडियंस थे जो असेंबली बनाए थे। उस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ था, यानी कि जो बांग्लादेश, जो पाकिस्तान और जो इंडिया है वो पूरा एक इंडिया ही हुआ करता था। तो हर एक जगह से लोग आए थे और 300 से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स थे और लोग थे, लीडर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे और यहीं पे बैठकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के लोग हैं ये लोग मिलकर क्या बनाए थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। तो सबसे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनना कब शुरू हुआ है, 9 दिसंबर 1946 को पहला सिटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये जो असेंबली थे जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अलग अलग सेक्शन के लोग थे, अलग अलग सेक्शन जैसे कि सिख, हिंदू, मुस्लिम, फारसी और भी अलग अलग हर एक कह सकते हैं कि हर एक सेक्शन के लोग थे। ऐसा नहीं थे कि जैसे दलित, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हर एक सेक्शन के लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। और पहला इसमें बैठक हुआ है, यानी पहला जो सिटिंग हुआ है वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ है। और 9 दिसंबर 1946 से बनते 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 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये एक ग्रुप है जहाँ पे 300 से ज़्यादा लीडर्स थे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कुल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हैं, ठीक है। यानी कि 9 दिसंबर से 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन गया तो हम इसे तुरंत फोर्स में नहीं लाए थे, यानी तुरंत हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर दिए थे, लागू नहीं कर दिए थे, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर बाद, कुछ ही टाइम के बाद 26 जनवरी तो 26 नवंबर तो 26 जनवरी, 1-1.5 महीने के बाद क्या था, 26 जनवरी आने वाला था, 1950 रिपब्लिक डे। तो हमने सोचा कि चलिए ठीक है 26 जनवरी को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे फोर्स में लाएंगे। तो हम कब फोर्स में लाए थे, 26 जनवरी 1950। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कंप्लीट तो इसमें हुआ था, लेकिन हम फोर्स में कब लाए थे, 26 जनवरी 1950 को। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ऐसा नहीं कि बस रातों रात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं और इसके पीछे एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। बहुत फ्रीडम स्ट्रगल किया गया है, बहुत सारे लोग बाहर आए घर से, वो लोग बहुत परिश्रम किए, बहुत कठिन परिश्रम किए, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि बहुत सारे शहीदों के खून से मिलकर बना है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे ही रेडी नहीं हो गया है। हम ब्रिटिश के खिलाफ, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनके खिलाफ बहुत लड़े हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ है। लेकिन फिर भी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब सारे अलग अलग सेक्शन के लोग थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा उसी बीच में 1947 में क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था, लेकिन 1947 में पार्टीशन हो गया था इंडिया का, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान एक अलग अलग कंट्रीज में बढ़ चुका था 1947 में। उसके बाद एजुकेशन इंडिया का, उस समय के बाद बता रही हूँ मैं, 1947 के जब आज़ादी हमें मिल रही थी उस समय की बात बता रही हूँ। टर्मोइल थी, यानी कि बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे, बहुत परेशानी था, पैसा नहीं था, खाने को नहीं था, एजुकेशन नहीं था, बहुत गरीबी था, ठीक है ना। और लड़ाई झगड़े हो रहे थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था। और हमारे जो लीडर्स थे उनको प्रोटेक्ट करना था, प्रिजर्व करना था हमारा नेशनल यूनिटी का। ऐसा ना हो कि सारे लोग एक दूसरे को मार काट के बस मर ही जाए, ऐसा ना हो। तो बहुत सारा ओपन चैलेंजेस था हमारे लीडर्स के ऊपर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे कि लीडर्स थे, मेंबर्स थे, इनके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे पोवर्टी, गरीबी, भूखमरी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तब जाकर फाइनली ये सबसे इसको क्रॉस कर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949
9 में। तो हमारे कुछ की फीचर्स है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको समझने वाले हैं। पहला है फेडरलिज्म, बोलिए मेरे साथ फेडरलिज्म। सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर। फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स एंड फिफ्थ है सेक्युलरिज्म। और भी फीचर्स है, लेकिन अभी आप छोटे क्लास में हो तो कुछ कम ही फीचर्स पढ़ रहे हो, और ये 5 फीचर्स को अपने माइंड में एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फेडरलिज्म को। व्हाट इज फेडरलिज्म, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म शब्द कहीं लिखा नहीं है, फिर भी लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल है, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि ये जो पहला आर्टिकल दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है हमें फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म होता क्या है, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहता है कि जो सेंटर है, यानी जो सबसे ऊपर सुप्रीम हेड है इंडिया का, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर और उसके जो भी और भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, स्टेट के जो भी मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना, और लोकल गवर्नमेंट में जो भी लीडर्स है। तो जो सेंटर गवर्नमेंट है, जो स्टेट का गवर्नमेंट है, सेंटर यानी कि इंडिया के सबसे हेड, सेंटर में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जो सेंटर गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, इनके बीच पावर डिवाइड है। ऐसा नहीं कि जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके पास खूब पावर है और वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर ही नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या है, सेंटर, स्टेट और लोकल के बीच में अपना अलग अलग पावर है कि तुम सेंटर अपने सेंटर के एरिया में रूल्स बनाओ और कंट्रोल करो, स्टेट अपने एरिया को कंट्रोल करेगा, लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज आ जाता है और म्यूनसिपैलिटीज आ जाता है। इनका अलग अलग अपना खुद का रूल्स है, ठीक है, अपना खुद का पावर है। तो फेडरलिज्म मतलब होता है कि जो इंडिया में सेंटर, स्टेट और भी लोकल गवर्नमेंट और उसके भी नीचे जितना पावर्स को डिवाइड किया गया, ऐसा नहीं कि पावर एक किसी को दे दिया गया, एक किसी के हाथ में पावर नहीं है। अगर एक किसी के हाथ में पावर होता तो वो उसको मिसयूज करता, तो वो हो गया फेडरलिज्म। सेकंड हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, वो क्या होता है, इलेक्टेड होते हैं। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। यानी कौन इलेक्ट करता है, हम इलेक्ट करते हैं। कैसे, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से, यानी 18+ के जितने भी लोग हैं वो लोग वोट देकर हमारे जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी कि एक मिनट जी, हम इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को। जो हमारे लीडर्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट करके सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो हमारे बिहाफ में क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, कौन सी पॉलिसी हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। और वो अकाउंटेबल भी होती है। अकाउंटेबल यानी कि होता है जवाबदाह, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ अगर गलत स्टेप ले ले तो हम उनसे सवाल कर सकते हैं कि आप ये क्यों किए। अकाउंटेबल इसी को बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि हाँ आप ये गलत किए, आप ऐसा क्यों किए, तो उसे कहते हैं अकाउंटेबल। तो सेकंड हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, ठीक है। फेडरलिज्म हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए ये भी हो गया सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये वर्टिकल वाइज हुआ, यानी ऊपर, उससे नीचे, सेंटर, उसके बाद स्टेट, उसके बाद लोकल। यानी सेंटर के पास पावर है, उसके अंदर फिर सारे स्टेट के पास अपना अलग पावर है, सारे स्टेट के अंदर सारे लोकल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है। लेकिन ये तो वर्टिकल में होगी, ये हॉरिजॉन्टल वाइज पावर को कैसे सेपरेट किया गया है इंडिया में वो समझते हैं। तो हमारे पास 3 बॉडीज होते हैं हॉरिजॉन्टल वाइज। पहला होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है, जो भी कानून बनाता है ये बॉडी बनाता है, लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी कानून बनाती है उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, कौन, एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको लागू करता है। जुडिशरी क्या करता है, यानी जो कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट और जितने भी जजेस हैं वो आ जाते हैं जुडिशरी में। वो क्या करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उसको सॉल्व करता है, कौन। तो लेजिस्लेचर के पास अपना पावर है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव के पास अपना पावर है कानून को इम्प्लीमेंट करने का, जुडिशरी के पास अपना पावर है कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का, सबके पास अपना अपना पावर है। तो थर्ड हो गया सेपरेशन ऑफ पावर। फोर्थ हो गया फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स दिए गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस माना जाता है फंडामेंटल राइट्स को। कंसाइंस यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या होता है, यानी कि अधिकार। हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ राइट्स के अधिकार दिए गए कि हाँ हमारे पास अधिकार है कि हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास इंडिया में कहीं भी घूमने का फ्रीडम है, हमारे पास कुछ भी बोलने का फ्रीडम है, लिखने का फ्रीडम है, हमें पढ़ने का फ्रीडम है, हमें अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का फ्रीडम है, ठीक है ना। तो ये हमें
प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करता है स्टेट के आर्बिट्री रूल से। आर्बिट्री रूल मतलब होता है कि स्टेट हमारे बिहाफ में कोई भी गलत, ऐसा ना हो कि जैसे कि अगर हमारे पास राइट टू फ्रीडम नहीं होता तो स्टेट हमें हमेशा दबाती कि तुम आज़ादी हमें नहीं देती, बिल्कुल स्वतंत्र हम महसूस ही नहीं करते अगर हमारे पास राइट टू फ्रीडम नहीं होता। इसीलिए क्या होता है कि जो सरकार है वो हमारे ऊपर कोई भी दबाव ना डाले, इसीलिए हमारे पास राइट टू फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना। तो अभी टोटल हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था तो हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब हमारे पास अभी 6 है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, तो अभी हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ये सब हमारे पास कुछ 6 राइट्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्युलरिज्म में। 5th फीचर्स है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म, यानी कि इंडिया को एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, ऑल रिलीजन आर इक्वल। यानी कि इंडिया में हम कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारा रिलीजन इक्वल है, ऐसा नहीं है कि कोई एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन माना जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी हमारे इंडिया में ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हमारा इंडिया सेक्युलर कंट्री है। इंडिया एक, यहाँ पे सारे धर्म को एक समान माना जाता है, सबको एक समान रिस्पेक्ट किया जाता है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये थे कुछ फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यही था आपका छोटा सा प्यारा सा चैप्टर। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।